चले तो आज क्या शुरू करना है। दो टॉपिक हम लोग ने शुरू किए थे, 3 टॉपिक हमने कल पढ़ लिए थे। हमने मोल का कैलकुलेशन सीख लिया था और दूसरा क्या सीख लिया था बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन सीख लिया था, और तीसरा क्या चीज़ सीख रहा था मुझे, और क्या सीखा था, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। क्या 3 चीज टॉपिक सीख लिया था हमने। ठीक, आज हमें जो टॉपिक सीखना है, आज जो टॉपिक मुझे कवर करना है वो ध्यान से देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को हमको कवर करना है। ठीक है, टॉपिक जो आज कवर करना है हमको, टॉपिक टू बी कवर्ड आज जो है हमारे पास में, देखिए मोल कॉन्सेप्ट। आज मैं टॉपिक से जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये सारे क्लियर कर दूंगा, फिर कल हमें स्टोकियोमेट्री पढ़नी है। ठीक है, तो टॉपिक टू बी कवर्ड आज हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला और कौन सा बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज आपको एक स्टेप में सिखाऊंगा कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाला जाता है, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, पहला टॉपिक तो ये पढ़ना है मुझे। चले, और दूसरा टॉपिक हमें क्या पढ़ना है बेटा, डेंसिटी और वेपर डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी। ठीक है, बस ये टॉपिक है। फिर उसके बाद में हमारा तीसरा टॉपिक जो आएगा वो मैं कल पढ़ूंगा, जिसका नाम क्या है, स्टोकियोमेट्री। क्योंकि स्टोकियोमेट्री बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको पढ़ने के लिए हम लोग को ठीक ठाक मतलब चीजें सीखनी पड़ेंगी स्टोकियोमेट्री के लिए। ठीक, आज हम लोग आते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के ऊपर। ठीक है, पहला टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूं, क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर एम्पेरिकल फार्मूला, दोनों में से हम लोग पहले एम्पेरिकल फार्मूला की बात करते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला है क्या। तो एम्पेरिकल फार्मूला की अगर मैं बात करूं, एम्पेरिकल फार्मूला में तो ध्यान से समझो, जैसे आपको कई बार क्वेश्चंस दे दिया होता है कि मान लीजिए हमने बोला कि हमारे पास कार्बन है बेटा, कार्बन कितना दे रखा है 80%, कार्बन कितना दे रखा है 80%, और हाइड्रोजन कितना दे रखा है 20%। आपको अगर इस तरीके क्वेश्चन दे दिया कि कार्बन दे रखा है 80% और हाइड्रोजन दे रखा है 20%, ठीक, आप बताइए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, ये क्या फार्मूला बनेगा। सर हो सकता है ये CH3 बन जाए, हो सकता है ये CH4 बने, हो सकता है कि सर आपके मन में चल रहा हो कि CH4 बन सकता है, हो सकता है कि ये C2H6 बन जाए, ये क्या बन सकता है, इसको कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, इसको कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसको डिसाइड करने के लिए बेटा हम लोग को क्या करना पड़ता है, ठीक है, तो लाइट ऑफ कर दे बेटा, वहां से हाँ बस आ तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब कार्बन 80% दे रखा है, हाइड्रोजन कितना दे रखा है 20% दे रखा है, अब CH3 CH4 C2H6, इसको अगर सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करना है, हमको सिर्फ 4 स्टेप को फॉलो करना है। कितने स्टेप को, 4 स्टेप को। कोई भी इंपेरिकल फार्मूला का क्वेश्चन कुछ भी दे रखा हो, बस आप 4 स्टेप को फॉलो करिए, आपसे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। सर वो 4 स्टेप कौन से हैं, सर पहला स्टेप तो आप देखिए, पहला स्टेप क्या होगा कि पहला स्टेप क्या है कि आपको, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको पहले स्टेप में आप ये एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं, आपको सबसे पहले ये लिखना होगा। कौन कौन से एलिमेंट है, सबसे पहले क्या लिखना होगा, ये कि पहले आप एलिमेंट लिख लीजिए कि ये एलिमेंट कौन कौन से हैं। दूसरा आपको क्या लिखना होगा, इसका आप कह सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन या कह सकते हैं वेट, आपको वेट दे रखा हो गया, परसेंटेज कंपोजिशन, दूसरा स्टेप ये। ठीक, तो पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप हमारे पास ये हो गया। तीसरे स्टेप की अगर मैं बात करूं, परसेंटेज बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं बेटा, वेट बोल सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, कुछ भी, वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, कुछ भी। अगर आपको परसेंटेज दे रखा है या वेट दे रखा है तो क्या उसका मोल नहीं निकाल सकते हो आप। मोल निकालने का मतलब क्या, मोल कैसे निकालेंगे आप, मोल उसका निकालने के लिए क्या मतलब, जो भी कुछ दे रखा हो, जैसे मान लीजिए परसेंटेज दे रखा है तो परसेंटेज को किससे डिवाइड कर देंगे, उसके मोलर मास से, किससे, मोलर मास से, तभी तो मोल निकलेगा, बराबर है कि नहीं। फिर चौथा क्या करना है हमको, चौथा क्या निकला है बेटा, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेना। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलेगा, मैं एक एक करके सिखाने वाला हूं 4 स्टेप में। सबसे पहले जो अभी क्वेश्चन मैंने आपको दिया, एक क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया, मैंने बोला था क्या कि कार्बन कितने परसेंट दे रखा है, एक क्वेश्चन दिया था कार्बन कितने परसेंट दे रखा है, हमारे पास में कार्बन दे रखा था कितना 80%, कार्बन कितना दे रखा है 80%। सर कार्बन हमारे पास 80% है, हाइड्रोजन हमारे पास कितने परसेंट है 20%। कार्बन अगर 80% है तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या 80%, बराबर है। हाइड्रोजन कितने परसेंट लिख सकता हूं 20%, हाइड्रोजन कितना हो गया 20%, बराबर। अगर कार्बन 80% हो सकता है, हाइड्रोजन 20% हो सकता है, क्या मैं इसका मोल भी निकाल सकता हूं, कैसे निकलेगा मोल, सर ये 80 अपॉन में इसका, बताओ कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना 12, कितना 12 होता है कि नहीं होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 20 अपॉन में कितना 1,
बराबर है, कोई दिक्कत इसके अंदर? सर कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन का 80/12 और ये कितना हो गया 20/1। ठीक है सर, अब मुझे अगर इसमें से क्वेश्चंस और करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 80/12 है, तो बताइए कितना आ गया। मैं सिंपलेस्ट रेशियो अगर निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का मतलब क्या होता है, आप इसमें से दो, मतलब यहां पे तो दो ही वैल्यू दे रखी है, मान लो 2 3 4 कुछ भी वैल्यू दे रखी होती, आप क्या करते, जो सबसे छोटी वैल्यू है, आप सबसे छोटी वैल्यू को उठा लेते, सबसे छोटी वैल्यू को आप उठा लीजिए और जितनी बड़ी वैल्यू दे रखी है सारी छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, बराबर कि नहीं। अब यहां पे 80 को अगर 12 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 6, 80 को 12 से डिवाइड करोगे कितना आएगा बेटा 6 आएगा कि नहीं आएगा। और यहां 20 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 20। तो बताओ ऊपर वाली वैल्यू छोटी है कि नीचे वाली, ऊपर वाली वैल्यू छोटी कि नीचे वाली। अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी है तो मैं क्या बोल सकता हूं, सारी वैल्यूज को इस छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दें। तो सर अगर सारी वैल्यूज को छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो मैं किससे किसको डिवाइड कर सकता हूं, 80/12 को किससे डिवाइड कर दूं, 80/12 से डिवाइड होगा। बोलो ये सिंपल वैल्यू है कि नहीं, 80/12 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां 20/1 है ना, तो किससे डिवाइड होगा सर, 20/1 जो है किससे डिवाइड होगा, 80/12 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। बोलो 80/12 से डिवाइड होगा। सर ये देखिए ये सिंपल रेशियो कितना निकल के आया 1, और ये कितना निकल के आया सर 20 था, सर 20 तो ये हाई है, 80 नीचे आ गया और 12 कहां चला गया ऊपर, 12 ऊपर चला गया। सर ये कितना हो गया 20 चौक 80 और 4 तिया 12। बताओ कार्बन कितना यूज हुआ है, कार्बन कितना यूज हुआ है 1, और हाइड्रोजन कितना यूज हुआ 3। क्या फार्मूला इसका जो बनेगा CH3 बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या CH3 फार्मूला जो है इसको क्या बोल सकते हैं सर, ये सिंपलेस्ट फार्मूला निकल के आया कि नहीं निकल के आया। तो CH3 इज द सिंपलेस्ट फार्मूला, CH3 क्या होगा बेटा सिंपलेस्ट फार्मूला होगा, बात बराबर है कि नहीं, सिंपलेस्ट फार्मूला होगा। CH3 इज द सिंपलेस्ट फार्मूला, और सिंपलेस्ट फार्मूला को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंपेरिकल फार्मूला बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, इंपेरिकल फार्मूला। क्या बोल देते हैं, इंपेरिकल फार्मूला बोल देते हैं। क्या इतनी बात बराबर है कि नहीं बराबर है। सिंपलेस्ट फार्मूला को क्या बोल देते हैं, इंपेरिकल फार्मूला। क्या बात क्लियर है एकदम सबको, ठीक। अब सर इंपेरिकल फार्मूला तो समझ में आया, लेकिन आपने जो टॉपिक अभी शुरू किया था वो हमने बोला था क्या कि हमको सर जो शुरू करना है वो इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों समझना है। तो सर इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिलेशन क्या है। सर इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या रिलेशन है इसको समझो। सर इंपेरिकल फार्मूला की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो इंपेरिकल फार्मूला है, हमारे पास क्या बेटा इंपेरिकल फार्मूला जो है, इंपेरिकल फार्मूला क्या बेटा, इंपेरिकल फार्मूला हमारे पास सिंपलेस्ट फार्मूला है कि नहीं, ठीक। और हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि किसी भी कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड के अंदर कितने एटम यूज हैं वो पूरा मिला करके मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम मिला करके। और इंपेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम से, किससे, सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम से। तो हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात कर रहे हैं, किसकी, मॉलिक्यूलर फार्मूला की। सर जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज आप ले लीजिए, हमारे पास में जैसे एक एग्जांपल ले ले, हम यहां से शुरू कर रहे हैं। हमारे पास में जैसे C6 और H6 है, C6H6 है। बताइए इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम टोटल यूज हुए हैं, कार्बन के कितने एटम भाई, कितने एटम कार्बन के 6, हाइड्रोजन के कितने एटम। तो क्या C6H6 हो गया, कार्बन के भी 6 एटम, हाइड्रोजन के भी 6 एटम। क्या ये बराबर है कि नहीं बराबर है। अगर मैं बोलूं कि इसका सिंपलेस्ट कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, CH हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो ये क्या हो सकता है, CH हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैंने एक फार्मूला बोला C2H6, क्या बोला C2H6, तो इसका सिंपलेस्ट क्या हो सकता है, इसका CH3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं सिंपलेस्ट नंबर का मतलब कि उससे कम नहीं हो सकता, उससे कम नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने लिया यहां पे क्या H2O2, क्या ले लिया H2O2, बताओ इसका सिंपलेस्ट कितना हो गया HO, क्या हो गया HO। क्या मैं यहां पे बोला H2O, क्या H2O का भी कोई सिंपलेस्ट हो सकता है क्या। अगर H2O का सिंपलेस्ट की बात करें तो सर H2O का कोई सिंपलेस्ट नहीं होगा, तो H2O का इंपेरिकल फार्मूला भी यही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही। अगर इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला मुझे समझ में आ गया है, मैं क्या एक बात बोल सकता हूं कि सर मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। सर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो सर मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। सर मॉलिक्यूलर फार्मूला को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंपेरिकल फार्मूला, क्या बोल सकते हैं बेटा इंपेरिकल फार्मूला। और इनटू में अगर मैं जैसे एग्जांपल बोलूं कि जैसे मेरे पास में मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है ना, C6H6 है, तो C6H6 कहां से आया होगा सर, CH को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया होगा 6 से, 6 से क्या होगा कि नहीं। तो ये 6 है क्या, 6 है क्या बेटा, इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या इन लोग के बीच का जो कॉमन फैक्टर निकल गया वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, पता है ना महत्तम समापवर्तक। हाँ एक एलसीएम होता है उसको क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। लघु तो कुछ दूसरी चीज से याद रह जाता है ना। हाँ C6H6, तो इंपेरिकल फार्मूला को हम क्या बोल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें
तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा कि नहीं? तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला इनटू में n? बात बराबर है कि नहीं बराबर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का कर दोगे क्वेश्चंस? अब देखो सवाल ये आता है कि देखो क्वेश्चन तो इसी पूछेगा, कभी आपसे ये नहीं पूछेगा फार्मूला कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या। सर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, उसी को मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। सर इंपेरिकल फार्मूला क्या है? इंपेरिकल फार्मूला का मतलब है कि सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। बराबर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों चीज हमें कंपेयर भी समझ में आ गया। इंपेरिकल फार्मूला हमें निकालना कैसे था, मैंने आपको 4 स्टेप बताया कि कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसका परसेंटेज नोट डाउन कर लीजिए, परसेंटेज के बाद उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया। और फिर उसके बाद में क्या करिए, सिंपलेस्ट रेशियो लिख दीजिए। बराबर है चारों चीज की नहीं? अगर ये सारी चीज आपको बराबर है, कई बार क्वेश्चन में जानते क्या बोल देता है, बोला कार्बन 80% है। कार्बन कितना है? बोला एक कोई कंपाउंड है जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अगर इन सब चीज से बना हुआ है और बोला कि कार्बन का 80% है, हाइड्रोजन का 10% है, तो ऑक्सीजन के अंडरस्टूड है? ऑक्सीजन के अंडरस्टूड है। ऑक्सीजन अपने आप मतलब 80 में से निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे? मतलब ये 80 हो गया तो ये 10 हो गया, जो बचा कितना? 10% ना। परसेंटेज को तो 100 में मान के चलेंगे ना। तो ये हमारे पास में इस तरीके के क्वेश्चन एक सॉल्व करने का तरीका होता है इंपेरिकल फार्मूला का और मॉलिक्यूलर फार्मूला का। क्या हम एक क्वेश्चन करवा दें? बोले आप एक क्वेश्चन करवा दें इसको? ठीक है चलिए, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन हम लिख देते हैं। देना बेटा, तुम्हारे पास में होगा ना क्वेश्चन इसके? हमारे पास 2-3 क्वेश्चन है इसके परसेंटेज कंपोजिशन के। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ये अभी जल्द ही नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक कार्बन दे रखा है बेटा, सिंपल बात है कि कार्बन दे रखा है एक, ये कंपाउंड किस चीज का बना हुआ है हमारा? कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ कंपाउंड है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना हुआ कंपाउंड है। और कार्बन का जो परसेंटेज दे रखा है वो कितना दे रखा है? 38.71, कितना? 38.71। और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज दे रखा है, हाइड्रोजन का जो परसेंटेज दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारे पास में? 9.67। कितना? 9.67 दे रखा है। आप बताइए इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा? हाँ, ऑक्सीजन है कि नहीं है? मतलब ये कंपाउंड किसका है? ये CHO कंपाउंड है। क्या है? CHO, मतलब कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ कंपाउंड है। तो इसका मतलब तो अंडरस्टूड होगा ना अब आप लोग को। लाइव तो कोई जुड़ा नहीं है, मतलब ये तो खैर रिकॉर्डिंग चल रही है। डन बेटा, निकाल लिया होगा ना सबने? सर देखते हैं, बहुत आसानी से करते हैं क्वेश्चंस को, देखते हैं। हमारे पास कार्बन का परसेंटेज कितना दे रखा है? सबसे पहले तो 3 चीज का बना हुआ कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। क्या ये स्टेप नंबर 1 है? स्टेप नंबर 2 क्या परसेंटेज लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? परसेंटेज कितना है इसका? 38.71। 38 पॉइंट कितना है? 71 है। और इसका कितना है? 9.67। कितना है बेटा? 9.67। ऑक्सीजन का कितना है? अंडरस्टूड है कि नहीं? अगर ये 38 है, ये 9.67 है, तो इसको ऐड कर लीजिए और 100 में से बाकी बच्चे तो माइनस कर लीजिए। तो कितना निकल के आ रहा है? 41.62, 41.62, 41.62। यही परसेंटेज बच के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, यही तो हो गया कि नहीं? इतना ही आ रहा है लगभग, 51 आ रहा है। ओके चलिए, 51 आ रहा है। चलिए 51.62। अब अगर ये आ रहा है तो स्टेप नंबर 3 क्या है बेटा? परसेंटेज अगर सबका पता चल गया है तो हम क्या कर सकते हैं? सर इसको क्या करिए, 38.71 को किससे डिवाइड करिए? 12 से। और ये किससे डिवाइड होगा? 9.67। और ये किससे होगा? 51.62। और अपॉन में किससे डिवाइड होगा? 16 से। बात बराबर है कि नहीं? ये किससे डिवाइड होगा? 1 से। समझ में आ रहा है? एकदम बिल्कुल क्लियर। सर अब इसको तुम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। और इंपेरिकल फार्मूला के क्वेश्चन जो अभी नीट ने 2021 में पूछा, ठीक,
बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा, CS3 और CS3 और CH4 पे आके फंसा दिया, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कराया था। ठीक, एक बार हम लोग ट्राई करेंगे कि अगर निकल जाए इस तरीके से, क्योंकि 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, नीट और जेईई में सब में 4 ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं। अगर चारों ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप तुरंत कर देंगे, अगर नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन, इस तरीके का ऑप्शन नहीं दे रखे तो पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करिएगा। यहां पे देखिए 12 3 36, क्या 3 आ रहा है, लगभग 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इधर देखिए 1 9 जा 9, क्या ये 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये 16 3 48, ये तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा फिर भी अब बताओ छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, मतलब ये अब इसमें देखो तीनों में, अब इसमें दोनों में डिफरेंस नहीं समझ पाओगे ना, कौन सी सबसे छोटी वैल्यू है, कौन सी सबसे छोटी वैल्यू आ रही है। हाँ, कार्बन की छोटी आ रही है कि ये भी आ रही है, दोनों एक बराबर आ रही, अगर बराबर है तो छोटी एक होगी ना। तो अब हमको ये बात पता चल गया है कि इसको किससे डिवाइड कर देना है, 3 को 3 से डिवाइड कर देना तो कितना आ जाएगा 1, और 9 को 3 से डिवाइड कर देना तो कितना आ जाएगा 3, और 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है कि नहीं, बताओ, चौथा स्टेप यही तो है। सिंपलेस्ट रेशियो निकल गया कि नहीं निकल गया, अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकल गया तो अब बताओ बेटा, मेरे पास में अगर चाहूं तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितना 3, और ये O, क्या ये CH3O है, क्या ये कंपाउंड CH3O है, बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर आपको। ठीक, और ये कंपाउंड CH3O है, आपसे तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, हाँ CH2S भी कह सकते हो, CH3O भी कह सकते हो, मतलब जनरली फार्मूला यही। इंपेरिकल फार्मूला है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला। कौन सा फार्मूला है ये, इंपेरिकल फार्मूला। क्या इतनी बात बराबर है। तो मुझे लगता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला के आपके सारे क्वेश्चंस लगभग समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके क्वेश्चन सॉल्व, ये एक ही स्टेप में सॉल्व होगा बेटा। देखो पढ़ाने के लेक्चर में और आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक, इतना ही चीज वहां भी पढ़ाया जाता है, जब क्लास में पढ़ाया जाता है, ऑफलाइन भी पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, जो भी। ठीक, ये रेगुलर क्लासरूम में भी इतना ही पढ़ाया जाता है, बस फर्क इतना होता है कि आज थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रहे हैं और ये बात वहां पे जल्दी से, मतलब आराम से सिखाई जाती है। आपको 10-15 क्वेश्चंस करा देते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाता है। ठीक, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो भी आप रिवाइज करने के लिए आप घर पे जाकर के कम से कम ये करिए कि इसके 5-10 क्वेश्चन आराम से कर लीजिए, तुरंत 5-10 क्वेश्चन जो आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं, तुरंत 5-10 क्वेश्चन कम से कम करिए। ठीक, तो हमारे पास में ये तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक हमारा इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला खत्म हो गया है। अभी इंपेरिकल फार्मूला और वेपर डेंसिटी का क्वेश्चन मिक्स होकर के आता है। ठीक, तो मैं वो तब सिखाऊंगा जब आपको डेंसिटी पहले सिखा दूं। तो हमारा, मैं चौथा टॉपिक शुरू करता हूं अपना। चौथा टॉपिक अपना कौन सा बेटा, डेंसिटी। कौन सा बेटा, डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी। ठीक, डेंसिटी और वेपर डेंसिटी पे मैं जनरली क्वेश्चन जरूर पूछता हूं कि डेंसिटी क्या है बेटा। पहली चीज तो डेंसिटी क्या है, मैं सबसे पहले यही पूछता हूं, डेंसिटी क्या है। कितने लोग डेंसिटी जानते हैं, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, कितने लोग को पता होगा, पूछा ना। हाँ, पुराने चावल हैं नहीं बताएंगे, नए चावल बताएंगे। हाँ बताए भाई अश्विन, घनापन। हाँ, उसका हिंदी नहीं पूछा हूं, मतलब पूछा हूं मैं। ठीक, बताए भाई आदर्श, आमिर, पिंटू। मास पर वॉल्यूम होता है डेंसिटी। अच्छा, ये एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं जनरली। ठीक, करंट क्या होता है लिशवी, फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है रकिया, फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है बेटा, फ्लो ऑफ चार्ज, यही है ना, सही है सालिम, सोमिल, सही कह रहा हूं, प्रद्युमन, फ्लो ऑफ एनीथिंग। करंट का मतलब फ्लो, करंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फ्लो। ठीक, अगर क्वेश्चन में पूछता कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है तो बोलते फ्लो ऑफ चार्ज। अगर पूछता वाटर करंट क्या होता है तो फ्लो ऑफ वाटर। अभी मैं बोलूं स्टूडेंट करंट तो मतलब फ्लो ऑफ स्टूडेंट, यही तो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यही तो होता है कि नहीं होता है। तो सिंपल डेफिनेशन समझने की कोशिश करो। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब कभी ये नहीं होता है मास पर वॉल्यूम होता है, वो एक्चुअली मास डेंसिटी होता है, और जनरली हम लोग वही पढ़ते हैं। होता क्या है कि आप जैसे आज क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आज क्लासरूम में बैठे हैं, मान लीजिए आज क्लासरूम में 100 बच्चे बैठे हैं। ठीक, आज क्लासरूम में कितने बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं। कल की क्लासरूम में 10 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक, क्या क्लासरूम बदल गई, क्लासरूम का यूनिट वॉल्यूम जो फिक्स था वो क्लासरूम उतनी बड़ी फिक्स है कि नहीं है, क्लासरूम तो नहीं बदला है ना। लेकिन क्लासरूम में आज जो बच्चों की बैठने की संख्या है वो 100 है, और कल जो बैठने की संख्या है वो कितना है, 10 है। बराबर है कि नहीं, बताइए आज की क्लास ज्यादा घनी है, डेंस है कि कल की क्लास, आज की क्लास। मतलब मैं बोल सकता हूं स्टूडेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मैं एक बात बोल सकता हूं, डेंसिटी क्या होता है कि किसी भी यूनिट वॉल्यूम के अंदर, ध्यान से समझना, किसी भी यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना कोई यूनिट है उसी को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। मतलब आज मैं बोलूं कि इस क्लास में, मैं स्टूडेंट्स को छोड़ो, मैंने बोला कि आज क्लास के अंदर इसी क्लासरूम में आज 50 बेंच लगी हुई हैं, तो आज की बात कर लिया, और मैंने बोला कल क्लासरूम में 10 बेंच लगी हुई हैं,
तो कौन सा ज्यादा क्लासरूम ज्यादा डेंस था, 50 बेंच वाली या 10 बेंच वाली? 50 वाली, तो 50 वाला ज्यादा डेंस माना जाएगा। लेकिन होता क्या है, आप कहीं पे भी आप कुछ भी निकालिए, आप उसको मास से कंपेयर तो कर ही सकते हो ना। जैसे 50 स्टूडेंट का मास ज्यादा होगा, 50 स्टूडेंट का मास ज्यादा होगा और 10 स्टूडेंट का कम होगा। तो जनरली जो बात हम लोग बोल देते हैं डेंसिटी क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर यूनिट एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में अगर हम लोग उसका रेशियो निकाले उसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। लेकिन हम लोग बात किस पे करते हैं, मास डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी होता क्या है सर, डेंसिटी होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी होता है बेटा। कौन सी डेंसिटी होती है हमारे पास में, एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो एब्सोल्यूट की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई। एब्सोल्यूट डेंसिटी होता क्या है सर, एब्सोल्यूट डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रो से करते हैं या फिर डी से करते हैं? क्या दो ही से करते हैं कि नहीं, बताओ। इसकी यूनिट क्या होती है डेंसिटी की? अगर मैं बोलूं एसआई यूनिट क्या होती है, अरे यही सब क्वेश्चन पूछता है, एसआई यूनिट क्या होती है? ग्राम पर लीटर। वो एसआई होती है कि सीजीएस होती है? बिलाल क्या होती है बेटा, एसआई यूनिट क्या होती है? एमकेएस सिस्टम को तो एसआई यूनिट बोलते हैं, सीजीएस को एसआई बोलते हैं क्या? तो वहां पे क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब नहीं होता है? किलोग्राम फिजिक्स में जो डेंसिटी पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में क्या पढ़ी जाती है, हम लोग सीजीएस पढ़ते हैं या फिर हम लोग एमकेएस पढ़ते हैं, एसआई पढ़ते हैं? बोलो क्या पढ़ते हैं, एमकेएस पढ़ते हैं ना। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि यहीं पे अगर डेंसिटी की बात करूं, अगर एमकेएस में किलोग्राम में, और इसी की अगर सीजीएस यूनिट की बात करूं, सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट क्या होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बराबर है कि नहीं? ये यूनिट ना भूलना। और पर सेंटीमीटर क्यूब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब ही पर एमएल होता है ना। सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलते हैं, एमएल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अगर इसको एमएल बोलते हैं तो मीटर क्यूब को क्या लीटर बोलते हैं? मीटर क्यूब को लीटर बोलते हैं? नो सर, 1 मीटर इज नॉट 1 लीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब इज नॉट 1 लीटर, 1000 लीटर होता है। 1 डेसीमीटर होता है 1 लीटर। ये यूनिट कन्वर्जन मैं बताऊंगा किसी दिन ऐसे क्लास में बता दूंगा यूनिट कन्वर्जन क्या होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 ml, और 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1000 ml, मतलब 1000 ml, ठीक। और 1 डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 लीटर होता है। बात बराबर समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? डेसीमीटर को जब तुम मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 हो जाएगा ना, तो इसीलिए वो 1000 आता है। बराबर है कि नहीं बराबर है, समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां पे हमारे पास दो तरीके की यूनिट हो गई। अब एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है सर, एब्सोल्यूट डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आप किसी का भी मास रख दीजिए पर्टिकुलर वॉल्यूम में, आपसे क्वेश्चन निकल जाएगा। और आपको डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा फिक्स होती है, दी हुई होती है, आपको सोचना नहीं होता है। 1 ग्राम पर ml होता है। कितना होता है, 1 ग्राम पर ml होता है। क्या इतनी बात बराबर है? कल इस पे क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था? तो 1 ग्राम पर ml होगा हमारे हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। कोई दिक्कत इसके अंदर, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, क्या नेक्स्ट आ जाते हैं, 1 ग्राम पर ml हो गया इधर, हाँ 1 ग्राम पर ml हो गया। अब एब्सोल्यूट डेंसिटी के बाद में एक डेंसिटी और आती है जिसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या है, अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है बेटा हमारे पास में? सर रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास क्या है सर? रिलेटिव डेंसिटी अगर आप समझना चाहते हैं तो समझिए आप बहुत आराम से। आज क्लास में 50 बच्चे हैं, कल क्लास में 100 बच्चे हैं, परसों क्लास में 500 बच्चे हैं। आप एक बार बताइए कि कौन सा क्लास ज्यादा डेंस है, 50 वाला कि 100 वाला, और 100 वाला कि 500 वाला? क्या आप रिलेटिवली बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और अगर मान लीजिए इस क्लास में बच्चे नहीं रहते हैं, एक दिन 2 बच्चे हैं, तो क्या दो अलग क्लासरूम डेंस नहीं है? तो आप हमेशा रिलेटिव बात करते हैं ना किसी से, कि आज कितना डेंस था और कल कितना है। क्या यही है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक। तान्या बेटा बताइए, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट जो होता है वो हमेशा यूनिटलेस होगा, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, है ना। आरडी क्या होगा, आरडी बेटा मतलब है, आरडी का मतलब यही है कि डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ क्या बेटा, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस 1 with respect to density of any substance 2, density of any substance 2,
यही तो कह रहा हूं, इज नॉन एज रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस 1 विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस 2, क्या यही रिलेटिव डेंसिटी है? आज की क्लासरूम की डेंसिटी और कल की क्लासरूम की डेंसिटी को कंपेयर कर लिया, क्या यही रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है? बराबर है कि नहीं बराबर है? तो यूनिट बताइए सर, अगर इसकी यूनिट बताएं तो यूनिट क्या हो सकता है सर? अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा सर? ऊपर भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा कि नहीं होगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, और नीचे भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्या दोनों यूनिटलेस होगा कि नहीं होगा? बोलो, ये कैसा होगा? यूनिटलेस। बराबर है कि नहीं बराबर है? और मजे की बात बताऊं, ये यूनिटलेस है तो डायमेंशनलेस होगा कि नहीं होगा? डायमेंशनलेस होगा कि नहीं होगा? और आपसे रिलेटिव डेंसिटी दो होती है। रिलेटिव डेंसिटी जनरली हम लोग दो पढ़ते हैं, कौन कौन सी? एक बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप जब देखते होंगे कोई खाना वाना या कोई मतलब सिरप उरप लिया है कभी कि नहीं लिया है? कभी सिरप उरप लिए हो? सिरप में देखिएगा उसमें लिखा होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है। कोई भी लिक्विड सामान लेंगे तो वहां पे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी होती है, आप डेंसिटी नहीं देता जनरली। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है? जैसे आप एक छोटा सा बात समझो, मैंने बोला कि बताओ पेट्रोल गाढ़ा है या तेल? किससे कंपेयर किया आपने? मैं ऐसा बोलूं कि पेट्रोल हल्का होता है कि गाढ़ा होता है? पेट्रोल हल्का होता है कि गाढ़ा होता है? मतलब अगर जनरली अगर पूछता हूं कि पेट्रोल हल्का होता है ना, तेल गाढ़ा होता है कि हल्का होता है? तेल गाढ़ा होता है कि हल्का? अगर बोलूं तो तेल गाढ़ा होता है ना, ये तो बोलोगे कि नहीं? क्या दिमाग में अपने आप चल रहा है कि किसी से कंपेयर तो कर रहा होगा ना आप? किससे कंपेयर कर रहे होगे? सर हमारे दिमाग में जानते क्या चल रहा है? हमारे दिमाग में चल रहा है कि तेल जो गाढ़ा है वो किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग? पानी से। किससे कंपेयर कर रहे हैं? और पेट्रोल हल्का है तो किससे कंपेयर कर रहे हैं? वाटर से। किससे कंपेयर कर रहे हैं? वाटर से। तो ये हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में। तो आज के टाइम पे जब भी कोई चीज कंपेयर होता है ना, तो मैंने बोला था ना कि कंपेयर के लिए एक वैल्यू डिसाइड कर दी गई है, वो वैल्यू दे रखी है, आपको उसी से कंपेयर कर लीजिए। मतलब अगर आपको किसी लिक्विड के कंपेयर करना है तो पानी से करिए, सॉलिड का कंपेयर करना है तो पानी से करिए, अगर किसी गैस को कंपेयर करना है तो हाइड्रोजन से करिए। बराबर है कि नहीं बराबर है? तो हमने क्या बोला? रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ एनी अदर सब्सटेंस। बताओ डायमेंशन क्या होगा इसका? डायमेंशन लेस होगा कि यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा इसकी? यूनिटलेस। अब रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास दो प्रकार होती है, किसके 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 लिए बेटा? सॉलिड और लिक्विड के लिए अलग होगी। किसके लिए? सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या होगी? अलग होगी। और गैस के लिए क्या होगी? अलग होगी। सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या होगी सर? सॉलिड और लिक्विड के लिए जो यूनिट आती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं सर, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। अब एक बात समझो, बहुत ध्यान समझना, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को समझने की कोशिश करो। देखो जब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, कभी ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। क्वेश्चन में डाटा दे देगा, आपको डाटा दे देगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी दे रखी है, और आपको खाली वॉल्यूम दिया होगा। तो क्या मास निकालना आसान नहीं होगा आपको? स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है आपको, तो लगभग डेंसिटी तो दे रखा है वाटर के कंपेयर में, वाटर की डेंसिटी तो 1 होती है। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से हमको डेंसिटी से, वॉल्यूम से मास निकालना आ जाएगा। बराबर समझ पा रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन पूछेगा फिजिक्स में, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी? क्योंकि ग्रेविटी का तो डायमेंशन पता है आपको, LT-2 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होगा? क्या होगा जया? हाँ, डायमेंशन लेस होगा ना, डायमेंशन लेस। अरे रिलेटिव डेंसिटी तो है ये, बस कंडीशन इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों बोला सर? स्पेसिफिक ग्रेविटी इसलिए बोला है कि सर ये क्या किया है? डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, या कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ, क्या बोला? डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड या फिर लिक्विड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा? डेंसिटी ऑफ वाटर। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? जब वाटर से कंपेयर कर दिया तो इसको क्या बोल दिया हमने? स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दिया। बात समझ पा रहे हो? अगर इसको वाटर से कंपेयर कर दिया तो क्या बोल दिया? स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर किसी अदर सब्सटेंस से कर देता तो क्या बोलता है इसको? तो रिलेटिव डेंसिटी हो जाता ना। और मैंने आपको यहीं पे एक टॉपिक और सिखाया, जो आप मान लीजिए अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, एक हमारे पास टर्म आता है वेपर डेंसिटी। क्या आता है बेटा? वेपर डेंसिटी। ये आप लोग जनरली खूब पढ़े होंगे, आप केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही है, क्योंकि केमिस्ट्री में जनरली हम लोग गैस उसके बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। वेपर डेंसिटी क्या है सर? वेपर डेंसिटी को अगर देखना चाहते हो तो वेपर डेंसिटी क्या हो गया सर? डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, या कैसे, सॉरी ऐसे मैं लिख दूं, ऐसे लिख दूं, डेंसिटी ऑफ गैस। क्या लिख सकता हूं? गैस के लिए ये है ना, डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा बेटा? डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू क्या? डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसको क्या बोलते हैं?
इसको क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। अब एक दिमाग में ये भी तो सवाल चल रहा होगा, क्यों भाई बिलाल, दिमाग में सवाल ये नहीं चल रहा है कि सर आपने तो हमको जब पढ़ाया था तो ये बताया था कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 होता है, ये कहां से आ गया, ये तो नया आपने सीख लिया। बेटा ये कॉन्सेप्ट है, और वो क्या है, आपका रिजल्ट है। जैसे कल एक मैं आपको मोल निकालने का तरीका सिखाया था ना, V अपॉन में 22.4 एट एसटीपी कंडीशन पे मोल निकालने का तरीका था, लेकिन आया कहां था, आया कहां से था, एन इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से आया था कि नहीं, एन इज इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी। अगर कुछ भी दे रखा हो तो, अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन दे दे, अगर तुमसे क्वेश्चन दे दे आपको ऐसा कि क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया कि किसी भी गैस की डेंसिटी दे रखी है आपको, मतलब बोला कि एक गैस की डेंसिटी है, बताइए इसकी वेपर डेंसिटी कैसे निकलेगी, आप नहीं निकाल सकते। आपको फिर याद होना चाहिए हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी कितनी होती है, या दिया रहेगा तो हाइड्रोजन से कंपेयर करके भी तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, समझ रहे बात को कि नहीं। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आपको वेपर डेंसिटी आपसे पूछा हुआ है, सर वेपर डेंसिटी आपको पूछा हुआ है, तो हमको किसी भी गैस का दे रखे, किसी से भी कंपेयर करें हम निकाल सकते हैं। लेकिन अभी जो मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 आता है वो कहां से आता है ये समझो। हमने कहा, ये बात दोनों समझ गए कि नहीं समझ गए, ये दोनों बात समझ गए, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, नोट्स आप लिख रहे हो तो ठीक है, नहीं लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पीपीटी शेयर कर देंगे हम ये पूरी। ठीक है, कल नहीं शेयर किया था वो अलग बात है। ठीक, ध्यान से सुनना बेटा, वेपर डेंसिटी हो गया। अब देखिए एक बात हमको पता है कि हमको ये पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। क्या पता है बेटा, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। देखो ये फार्मूला बहुत काम आता है हमारे। ठीक, मैं इसको चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, एन इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, पीवी अपॉन में आरटी, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, एन इज इक्वल टू पीवी अपॉन में आरटी लिख सकता हूं कि नहीं, बराबर। और ये ऐसे ऐसे कर लेते हैं, पहले हम यही सॉल्व कर लेते हैं। ये P इज इक्वल टू P इज इक्वल टू एन को क्या लिख सकता हूं, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट लिख सकता हूं, एन को वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकता हूं, और इनटू में V लिख सकता हूं, और इनटू में R, और इनटू में T लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। बात तो बराबर है ना, ऊपर जैसा लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर ऊपर जैसा लिखा हुआ है तो ये बताओ, ये वेट अपॉन वॉल्यूम का दूसरा नाम क्या है, डेंसिटी है कि नहीं। तो मैं क्या डायरेक्ट ये लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू डी आर टी, और अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, पक्का। तो मैं D इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, मैं D इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, D इज इक्वल टू P अपॉन में आर टी, और इनटू में मॉलिक्यूलर वेट, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, डन, इतना लिख सकता हूं कि नहीं। और मैंने आपसे यही तो बोला था कि वेपर डेंसिटी क्या होता है बेटा, वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एनी गैस, ये तो सिखाया था। और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बोलो, सही है ये, इतना बात एकदम क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, अगर डेंसिटी ऑफ एनी गैस लिखना है तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि P इंटू में मॉलिक्यूलर वेट, P इंटू में मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में RT, ये तो हाई है ना, ये किसी एक गैस का हो गया, और अपॉन में P इंटू में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन लिख सकता हूं कि नहीं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में क्या RT लिख सकता हूं कि नहीं। और अगर दो कंडीशन तुमने गैस की एक साथ लेकर के शुरू किया है कंपेयर करना, तो क्या उसका प्रेशर, टेंपरेचर, वॉल्यूम सब कुछ सेम रखोगे कि नहीं रखोगे, मतलब प्रेशर टेंपरेचर तो सेम रखोगे, और आर तो सबका सेम होता है। क्या ये पी से पी कट जाएगा, ये आरटी से आरटी कट जाएगा, क्या आपको जो वेपर डेंसिटी निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही होगी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी कंपाउंड विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा। और अगर आपको ये निकल के आ गया तो क्या आपको ये याद नहीं आ रहा है कि सर वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू सर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी गैस विथ रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन ही तो बोलते हैं। और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एक या दो, हाइड्रोजन जब एटम के फॉर्म में लिखा हो तब उसका एक लेते हैं, नहीं तो जनरली वो किस फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में 2 बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं। यही तो फार्मूला आप लोग निकालते थे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में 2 वाला क्वेश्चन। वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में 2। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। ठीक, ये है आपका वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। आपको दो कॉन्सेप्ट जो आते हैं मैंने दोनों आपको इसमें सिखा दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर हो आपको बताएं जल्दी से। ये लो बेटा इसको रखो।
हो गया? ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चंस आपको करा देता हूं। चलो, एक दो क्वेश्चंस आपको मैं करा दे रहा हूं, इस पर सिंपल सिंपल क्वेश्चन को समझना है बस, सिंपल सिंपल क्वेश्चन को। ये क्या हमारा पीपीटी पीछे रहेगा क्या? चलो, बीच में पीपीटी आ गई शायद। चलो खैर, देखो एक बार क्वेश्चन दे रखा था कि अगर किसी गैस की वेपर, मान लीजिए कोई एक, मैंने बोला कि एक कोई गैस है जिसका वेपर डेंसिटी कितना दे रखा है बेटा? वेपर डेंसिटी कितना दे रखा है? 32। वेपर डेंसिटी कितना दे रखा है? 32। तो आपको पहचानना है कि ये गैस क्या हो सकती है। पहला ऑप्शन है आपके पास में SO2, दूसरा ऑप्शन है आपके पास में CO2, दूसरा ऑप्शन है आपके पास में CO2, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास में CCl4, और चौथा है आपके पास में SO3। बताओ, हाँ कैसे निकालेंगे सर? वेपर डेंसिटी दे रखी है आपको, वेपर डेंसिटी दे रखी है। वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में 2। तो बताइए मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? मॉलिक्यूलर 2 इंटू में क्या आ जाएगा? VD आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और VD का मतलब कितना? 32। तो 2 गुणे 32 कितना हो गया? 64 हो गया। बोलो कितना हो गया? 64 हो गया। तो बताइए कितना आ गया? इसको हम चाहें तो सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या? ये 64। और 64 किसका मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है? सल्फर और ऑक्सीजन। 16 दूना 32 और 32 64, ये तो आ रहा है आंसर। इसका तो 44 आ रहा होगा, इसका तो कुछ और आ रहा होगा, इसका SO3 का कुछ और आ रहा होगा। क्या बात बराबर है कि नहीं बराबर है? अगर मैं बोलूं कि अगर कोई गैस है, उसका, मैं बोलूं कि कोई एक गैस है जिसका वेपर डेंसिटी कितना है, मैं बोलूं कि कोई एक गैस है जिसका वेपर डेंसिटी कितना दे रखा है। अगर वेपर डेंसिटी की बात करूं, अगर वेपर डेंसिटी कितना दे रखा है बेटा? 22 दे रखा है। कितना दे रखा है? 22 दे रखा है। तो बताइए ये गैस कौन सा होगा? पहला ऑप्शन हमारे पास दे रखा है N2O, पहला ऑप्शन दे रखा है N2O, दूसरा ऑप्शन दे रखा है CO2, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास में CO, और चौथा ऑप्शन दे रखा है बोथ 1 एंड 2। बताओ बोथ 1 एंड 2, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, अगर वेपर डेंसिटी 22 है तो मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आएगा? बताओ मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आएगा? 44 निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा? सर मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आएगा? 44। बराबर है, मॉलिक्यूलर वेट निकल के आएगा 44। और 44 किसका मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ रहा है? देखो इसका कितना आ रहा है? 14 दूना 28, 28 16 कितना होता है? क्या इसका भी 44 निकल के आ रहा है? ये CO2 का भी कितना निकल के आ रहा है? 44 निकल के आ रहा है। CO का कितना निकल के आ रहा है? 28। तो क्या 1 और 2 दोनों हो सकता है आंसर कि नहीं? तो बताओ आंसर 1 2 लेंगे कि 4th लेंगे? 4th, बोथ 1 एंड 2। सही है बात कि नहीं सही है? अब एक बार क्वेश्चन दे दिया कि अगर किसी, मतलब मैं बोला कि एक किसी गैस का वेपर डेंसिटी जो दे रखा है, वेपर डेंसिटी दे रखा है 4। वेपर डेंसिटी कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। किसी क्वेश्चन को समझो, एक गैस का वेपर डेंसिटी जो रखा है 4 दे रखा है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा? विथ रिस्पेक्ट टू जानते हो किसके बोल रखा है? विथ रिस्पेक्ट टू मीथेन, विथ रिस्पेक्ट टू मीथेन, विथ रिस्पेक्ट टू मीथेन। ठीक, देन द गैसेस, देन द गैसेस, देन द गैसेस कौन सा होगा बेटा? पहला ऑप्शन है SO2, दूसरा ऑप्शन है SO3, तीसरा है CO2। क्या ये बात समझ पा रहे हो? वेपर डेंसिटी तो 4 दे रखा है, और मैंने आपको फार्मूला तो बता रखा है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में 2 ना, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में 2 बता रखा है ना, बता तो यही रखा है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू किसके? अरे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में 2 कब बता रखा है? विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अगर विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बता रखा है, आप एक बार बताइए वेपर डेंसिटी का फार्मूला ये भी होता है क्या? सर बकवास ना हो, सीधा सीधा बात हो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2। अगर हाइड्रोजन ले लेंगे तो 2 रख देंगे, और अगर कुछ और ले लिया तो जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है। इस बार किस पे रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है? किसके रिस्पेक्ट में? मीथेन के। तो वेपर डेंसिटी 4 और ये मॉलिक्यूलर वेट किसका रिस्पेक्ट में रखा है? मीथेन के। तो 4 गुणे 16 कितना हो गया? 64। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? निकल के आ गया कि नहीं? 16 चौको 64, 64 का बोले तो SO2। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई?
क्या दोनों पार्ट समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? हमारे पास कौन कौन सा पार्ट समझ में आ गया है? मैं आप लोग को अभी तक कौन से टॉपिक डिस्कस कर चुका हूं? मोल कॉन्सेप्ट के लगभग जितने टॉपिक होते हैं सब मैं डिस्कस कर चुका हूं। हमारे पास लास्ट टॉपिक जो बचा रह गया कौन सा? स्टोइकियोमेट्री बचा रह गया। कौन सा? स्टोइकियोमेट्री बचा रह गया। ठीक है, हम लोग थोड़े थोड़े से इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। स्टोइकियोमेट्री क्योंकि बोला है मैंने अगले टर्न पे शुरू करने के लिए, मुझे पता नहीं था कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा ये। मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन कौन से हैं? मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं, और आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन, जैसे कल मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के भी क्वेश्चंस बोले थे, ठीक, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, कल कभी आपका टॉपिक सीख पाए। ठीक, तो हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से हैं? एक क्वेश्चन जानते किस तरीके से पूछता है? क्वेश्चन देखिए, चलिए अगले दिन से क्वेश्चन जो है राइट करके, मतलब लिख करके लेके आऊंगा, मतलब लिखा हुआ मिलेगा आपको यहाँ पे। एक क्वेश्चन हमारे पास लिख रखा है, विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्वेश्चन है विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। लिखिए विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पहला ऑप्शन देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और 4 ऑप्शन में हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन दे रखा है बेटा? 1 ग्राम CO2 है, 1 ग्राम क्या है हमारे पास? CO2 है, 1 ग्राम N2 है, 1 ग्राम क्या है बेटा? N2 है, 1 ग्राम CO है, 1 ग्राम क्या है? CO है, और 1 ग्राम हमारे पास क्या है? H2O है। बताइए लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके पास होगा? सर मॉलिक्यूल पूछा है ना, क्या पूछा है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बोले तो नंबर, मॉलिक्यूल बोले तो नंबर पूछा हुआ है ना। अगर नंबर पूछा हुआ है तो नंबर तो तभी कम होगा जब मोल कम होगा। नंबर तो तभी कम होगा जब मोल कम होगा, बराबर है कि नहीं? क्योंकि नंबर कैसे निकलता है? मोल को Na से मल्टीप्लाई करके तो निकालते हो। कैसे निकालते हो? मोल को Na से मल्टीप्लाई करके तो नंबर निकाला था कल हमने। तो अगर आपको यह बात पता है तो क्या मोल जिसका कम होगा तो इसका मोल निकाल ले पहले। सर नंबर निकालने, मोल निकालने, मोल कैसे होगा? 1 बाई में 44। इसका मोल कितना होगा? सर 1 बाई में 28, यही तो है। इसका n कितना होगा? 1 बाई में 28, यही तो है। इसका n कितना होगा? 1 बाई में 18। आपको ये बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? बताइए सबसे छोटी वैल्यू किसकी आ रही होगी? 1 बाई 44 सबसे छोटी वैल्यू है। तो सबसे छोटी वैल्यू सबसे कम मोल, और सबसे कम मोल का मतलब सबसे कम मॉलिक्यूल होगा कि नहीं? दैट्स द आंसर। बराबर है? समझ आया सबको कि नहीं समझ में आया? ठीक है, एक नोट्स में आपको क्वेश्चन मिलता है, मॉड्यूल में क्वेश्चन मिलता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मोल का। ठीक है, मैं मोल का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं कि आप एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। वो मैथ में, मैथ का टॉपिक एक्चुअली मैथ में आता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, मैं ऐसे क्वेश्चन, ये समझ में आ गया था ना क्वेश्चन? एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसे इक्वेशंस के फॉर्म में लिख करके मिलता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक कोई कंपाउंड है B2A3, ऐसे कंपाउंड रहता है B2A3, एक कंपाउंड है B2A3। ठीक, मैं सेंटेंस पूरा नहीं बोल रहा हूं क्वेश्चंस का। एक क्वेश्चन है जिसका एक कंपाउंड होता है B2A3 है, और एक हमारे पास कौन सा है? B2A दे रखा है। B2A दे रखा है। एक कंपाउंड ये हो गया और एक कंपाउंड ये हो गया। ठीक, इसका कुछ वेट दे रखा होगा, इसका कुछ वेट दे रखा है, और इसका कुछ मोल दे रखा है। इसका कुछ वेट दे रखा है बेटा, गिवन वेट, और इसका कुछ मोल दे रखा है। और पूछा है कि बताओ A और B का एटॉमिक वेट बताइए। आप A और B का एटॉमिक वेट बताइए। अब अगर वेट और मोल दे रखा होता तो सीधा इसका मॉलिक्यूलर वेट तो निकाल लेता मैं, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेता। लेकिन अब इनका कैसे निकालूंगा? तो आपको अगर दो इक्वेशन बनाने, अगर दो चीजें, कितने अननोन है इसमें? इसमें कितने अननोन है? 2। तो इक्वेशन कितनी चाहिए? तो 2 अननोन के लिए कितनी इक्वेशन? 2 अननोन के लिए कितनी इक्वेशन? 2। तो क्या मुझे 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगे कि नहीं? अब मैं आपसे बोल देता हूं कि जैसे B2A3 0.9 ग्राम दे रखा है और 0.1 मोल दे रखा है। B2A3 कितना दे रखा है? 0.9 ग्राम और 0.1 मोल दे रखा है। बराबर है कि नहीं बराबर है? ठीक, और B2A कितना दे रखा है हमारे पास में? B2A दे रखा है बेटा ये 10 ग्राम है और ये 0.1 मोल है, और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? 0.05 कर लेते हैं। कितना? 0.05। अब इसको क्वेश्चंस को कौन कौन सॉल्व कर सकता है? हाथ उठाया जरा क्लास में, कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं? बाकी लोग? भाई नहीं चलेगा पेन? जल्दी से सॉल्व करिए, तब तक मैं आपको थीम बता रहा हूं कैसे करना है। आपको क्या निकालना है बेटा? एटॉमिक वेट निकालना है ना। तो आपको मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो?
अरे मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो दोनों का कि नहीं निकाल सकते हो? बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा? सर मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको B2A3 का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा सर इसके? अरे जैसे मोल इज इक्वल टू क्या होता था, N इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता था कि नहीं होता था? तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा बेटा? N W अपॉन में N, अरे निकल आएगा कि नहीं? तो B2A का W कितना है? 0.9, कितना है बेटा? 0.9, और अपॉन में 0.05 इसका क्या है? मोल। बताओ इसको निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? ये 180 निकल के आ रहा है कि नहीं निकल के आ रहा है? 180 निकल आया कि नहीं निकल आया? बोलो, यही आया। अब मैं बोला B2A3 का बताओ, ये B2A3 था ना, और ये बताओ B2A का कितना होगा? सर कितना वेट है? 10 ग्राम, और ये मोल कितना है? 0.1। आपको ऐसा नहीं लग रहा इसका 100 निकल के आया है? 18 आएगा, 18 आ रहा, तो बेटा इसको 0.5 कर लो, नहीं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे। अब आएगा ना? कभी भी नहीं आएगा। हाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, रुक जाओ, डाटा बदल लेते हैं, डाटा बदल देते, ठीक है। ये कितना है? 9 ग्राम, और ये 0.05, ये कितना है? 0.05, तो ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया? 0.05। अब तो आएगा ना 180। ये क्यों कर रहा हूं मैं, डाटा क्यों रखा हूं? ताकि आसानी से सॉल्व कर पाओ, नहीं तो भी कैलकुलेशन करेंगे ना तो सब्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे। क्या आपको ऐसा मिल गया कि नहीं? B2A3 मिल गया और B2A मिल गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं? हमारे पास दो चीज पता है सर, B2A3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना मुझे पता है सर? 180, और B2A का कितना पता है? 100, बराबर है। B2O3 का भी पता है, B2A का भी पता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अच्छा, क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं? ये मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2B और 3A का मॉलिक्यूलर वेट जो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है? 180 निकल के आ रहा है। यहां पे देखो 2B और कितना A का जो मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ रहा है वो 100 निकल के आ रहा है। ऐसा तो होता है कि नहीं? क्या आपको ऐसा नहीं लगा ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको क्या बोलते हैं? द्विघात, क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलते हैं, इतना भी बेवकूफ ना समझो हमको। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हाँ रेखीय समीकरण बोलते हैं इसको, वो लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। हाँ चलो खैर, इसको जो तुम लोग समझ रहे हो वही बोलते हैं, ठीक। जो तुम लोग समझ रहे हो वही बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक। अब मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मतलब एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, एक रेखीय समीकरण में 2 अननोन, ठीक। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो एक चीज बताता हूं मैं, सुनो। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? क्या करना पड़ता है? किसी एक इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, है ना। ऐसा माइनस करिए कि एक खत्म हो जाए। तो मैं क्या इसको माइनस कर दूं? तो माइनस का मतलब क्या था कि डिलीट नहीं करना था, हाँ घटा देते हैं, ये घट गया। तो अब 2B से 2B खत्म ही हो जाएगा कि नहीं, और 3A से माइनस A जाएगा तो कितना बचेगा? 2A, और इक्वल टू 180 से 100 जाएगा, कितना बचेगा? 80। तो A की वैल्यू कितनी निकल के आए? 40। पता चल गया कि नहीं? अब पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। तो देखो 2B और प्लस में 3 गुणे कितना? 40, और इक्वल टू कितना? 180। अब बताओ 2B इक्वल टू कितना हो गया? 2B इक्वल टू कितना हो गया? 180, और माइनस कितना हो गया? 120। बताओ 180 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 60। तो B इक्वल टू कितना निकल के आया? डन। A की वैल्यू 40 और B की वैल्यू 30। ये इस तरीके का क्वेश्चन है, और जनरली सब लोग डाउट लेकर के हमारे पास आते हैं इस क्वेश्चन को पूछने के लिए, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को बता दिया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक, एक क्वेश्चन हमारे पास में और है कि मोल का ही है, मोल का है, ठीक है। मोल का समझो, हटा दे इसको। एक मेरे पास क्वेश्चन और है कि 4.4 ग्राम का, 4.4 ग्राम का, ठीक, कितना? 4.4 ग्राम का एक कोई गैस है, 4.4 ग्राम का एक कोई गैस है जो वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई कर रहा है? ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है बेटा? 2.24 लीटर। कितना ऑक्युपाई कर रहा है? 2.24 लीटर। बताइए ये गैस कौन सा है? ये गैस कौन सा है? हमने पहला ऑप्शन लिखा N2O,
दूसरा ऑप्शन लिखा CO2 और तीसरा ऑप्शन लिखा मैंने CO और चौथा लिखा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दिस। हाँ चलो ठीक है 2.0 फिर एट STP लो। अब तो आएगा, कोई ना कोई तो ऑप्शन बन जाएगा ना। बताओ सुनो, अब ऐसा क्या करते हैं, हमको पता क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट पता करना है। क्या पता करना है? मॉलिक्यूलर वेट पता करना है। बैटरी चार्ज करने की स्थिति में आ गई है शायद। 4% बचे बैटरी का। हाँ। चले तब तक एक क्वेश्चन, ये जो लोग कर पा रहे हो करें, मैं 1 मिनट के लिए बैटरी चेंज कर लूँ। शफीक ऑफ करके करिए। ऑन किया? थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, नहीं इधर इधर, टेढ़ा हो गया कैमरा। इधर को करिए, इधर को करिए। हाँ बस बस सही है, ठीक है। छोड़, चले देखो। तो ध्यान से देखते बेटा, हमारे पास एक गैस, ये वेट दे रखा है और आपसे ये वॉल्यूम पूछा हुआ है। हमारे पास एक बात पता है ना आपको, वॉल्यूम और वेट के बीच में जाने के लिए हमको एक चौराहे को पास करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? मोल। क्या ये बात बराबर है कि नहीं? वॉल्यूम से मोल में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? ये एक रास्ते को पास करना पड़ेगा, और हमको वेट से भी मोल आने के लिए हमको पता करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। और क्या मोल से ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। क्या मैं दोनों को बराबर कर सकता हूं कि नहीं? जो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है, जो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है, क्या यही मोल होता है एसटीपी कंडीशन पे V अपॉन में 22.4? नहीं होता है। हमको ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता कर सकते। कैसे पता करेंगे? एकदम सिंपल है। वेट कितना दे रखा है? वेट कितना दे रखा है? 4.4 ग्राम, और अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट निकालना है मुझे, और ये वॉल्यूम कितना है? 2.24, और ये कितना होता है? 22.4। ये कितना आ जाएगा? 0.1। ये कितना आ जाएगा? 0.1 और 4.4। अगर मैं चाहूं तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 4.4 अपॉन में 0.1। क्या ये 0.1 इससे पॉइंट से पॉइंट उड़ाएगा? क्या मॉलिक्यूलर वेट 44 आ जाएगा? और हमारा दो आंसर सही हो जाएगा, N2 और CO2। बराबर है? बोलो ये सही है एकदम। N2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 44, और CO2 का भी 44। क्या मोल के क्वेश्चन समझ पा रहे हो कैसे सॉल्व होंगे? भाई उधर कहां, पीरियोडिक टेबल में क्या देख रहे हो? यही सही है, जो कह दिया वो सही है। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, वेपर डेंसिटी, देखो ध्यान से,
क्वेश्चन दे रखा है वेपर डेंसिटी ऑफ गैस दे रखा है कितना, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस दे रखा है 11.2, कितना दे रखा है वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 11.2, ठीक। और पूछा है कि वॉल्यूम, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, वेपर डेंसिटी दे रखा है 11.2 और बोला है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड, ये वॉल्यूम कितना ऑक्युपाइड करेगा, वॉल्यूम जो ऑक्युपाइड किया है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दिस गैस, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दिस गैस कितना होगा, वॉल्यूम जो इसमें ऑक्युपाइड कर रखा है वो कितना ऑक्युपाइड कर रखा है बेटा, वो वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर रखा है कितना, अच्छा वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर रखा है, ये पूछा है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस, ये पूछा हुआ है, और कितने का, जब 2.4 ग्राम ले रखा हो, कितना 2.4 ग्राम हो ये गैस, इसका वेट कितना है 2.4 ग्राम, बताइए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। टू पॉइंट फोर लीटर कैसे आएगा बेटा, हमको ये वेपर डेंसिटी पता है, वेपर डेंसिटी पता है, तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में 2, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में 2, यही तो होता है कि नहीं, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आया, 2 इंटू में 11.2 कितना निकल गया बेटा 22.4, मॉलिक्यूलर वेट निकल गया कि नहीं निकल गया। अब आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, आपसे तो पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस, और किस कंडीशन पे पूछ रखा है, एसटीपी पे, किस कंडीशन पे पूछ रखा है, एसटीपी पे, तो हमको अगर मोल, हमको मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया 22.4, तो यही तो लिख सकते हैं क्या, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। तो वेट कितना दे रखा है तुम्हारे पास में, 2.4 ग्राम, कितना दे रखा है 2.4 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 22.4 ग्राम, और इसका वॉल्यूम ही तो पूछा है, तो 22.4 से इसको क्या करिए, ये दोनों काट दीजिए, क्या v इक्वल टू कितना निकल के आया, जो वॉल्यूम है वही तो निकल के आया कि नहीं निकल के आया, और कितने में आएगा 2.4 लीटर, दैट इज द आंसर। आसान है क्वेश्चन की नहीं, आज इंपेरिकल फार्मूला पे क्वेश्चन किया है, इंपेरिकल फार्मूला पे क्वेश्चन किया है, 1 सेकंड के अंदर कितने लोग आंसर बताएंगे, 1 सेकंड के अंदर, देखना मैंने बोला कि एक हाइड्रोकार्बन है, क्या है बेटा, एक हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, क्या है हाइड्रोकार्बन, उस हाइड्रोकार्बन के अंदर, उस हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन का जो परसेंटेज है 80 है, बताइए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है ना कि कार्बन अगर 80% दे रखा है तो हाइड्रोजन कितने परसेंट होगा, हाइड्रोजन कितने परसेंट, क्या ये बात क्लियर है सबको, अगर हाइड्रोजन 20% है, कार्बन 80%, हाइड्रोजन कितना 20%, तो इसका मतलब यही तो है, हाइड्रोजन अगर 20% है, तो अभी थोड़ी देर पहले इसका तो फार्मूला निकाल के लाया था मैं, क्या निकल के आया था, CS3 निकल के आया था कि नहीं निकल के आया था। अब सुनो, इसके अंदर क्वेश्चन बढ़ा दूं मैं इसको, देखो क्वेश्चन खुद से क्रिएट करना सीखो, क्या ये CS3 है, मैंने बोला कि एक हाइड्रोकार्बन है जिसका परसेंटेज कितना दे रखा है 80, जिसका परसेंटेज कितना दे रखा है, कार्बन का परसेंटेज कितना दे रखा है 80, हाइड्रोकार्बन में कार्बन का परसेंटेज कितना दे रखा है 80, और अगर उसका वेपर डेंसिटी जानते हैं कितना दे रखा है, उसका वेपर डेंसिटी दे रखा है 60, उसका वेपर डेंसिटी कितना दे रखा है, तो बताइए मॉलिक्यूलर फार्मूला उस कंपाउंड का क्या होगा, वेपर डेंसिटी से रिलेट कर दिया क्वेश्चन को कि नहीं, सुनो ध्यान से, ऐसे कर सकते हैं, देखो मैं बताता हूं, अब तो निकाल चुके होंगे सब लोग, सर एक बार बता सकता हूं मैं कि अगर इसका CS3 तो निकला है सर, अगर वेपर डेंसिटी 80 है, कार्बन का परसेंटेज 80 है, हाइड्रोजन 20 है, तो मॉलिक्यूलर इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या निकल के आएगा, CS3 निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा, अब CS3 निकल के आएगा, लेकिन अब CS3 का, अब तुमको जो n निकालने का तरीका मैंने सिखाया था ना, तो मैंने n कैसे निकालने सिखाया था, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अगर n कभी भी निकालना है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता था, n इंटू इंपेरिकल फार्मूला होता था कि नहीं होता था, अरे n इंटू इंपेरिकल फार्मूला कराया था कि नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही तो कराया था, नहीं कराया था, अरे भैया ये देखो, ये देखो, ऐसा कैसे करो, नहीं कराया था, कहां चला गया ये, अरे रुक जाओ, ये नहीं है n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय इंपेरिकल फार्मूला। अब कुछ लोग कहेंगे ये कहां सर, वो कहां कराया था आपने, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला कराया था, है ना, तो ऐसे शब्द सुन के हमारे किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है, तो ना बोला करें ऐसे शब्द, है ना बेटा, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है बेटा, कई बार किडनी फड़फड़ाने लगती है, हाँ, तो उसमें बोलते नहीं हमारी किडनी फड़फड़ा रही है,
अब समझ ही नहीं पाओगे तुम किडनी फड़फड़ाती कब है। अब दिल तो एक ही होता है। N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का अच्छा वेपर डेंसिटी दे रखा है, तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें इस कंपाउंड का, बताओ कितना निकल के आएगा 120 बराबर है, कितना निकल के आएगा। तो क्या इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो वेट होगा 120 निकल के आया है, और हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला का वेट कितना है 15, ठीक। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 8 टाइम हो जाएगा कि नहीं, 15 8 120 होता है कि नहीं होता है, पक्का ना, 15 8 120 होता है। n की वैल्यू 8 हो गई, मतलब मैं इस CH3 को 8 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा। तो बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकल के आएगा हमारे पास में, C8H24। क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है। क्या वेपर डेंसिटी का और इसका दोनों का रिलेशन आपस में समझ में आया कि नहीं, कैसे कोलैबोरेट करेंगे रिलेशन को, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। हमें लगता है कि आपको लगभग सारे टॉपिक समझ में आ चुका होगा कि हमारे पास मोल में एक्चुअली में टॉपिक कितना है और मुझे पढ़ना क्या है। अब देखो क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है चीजें, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमने कितना कर रखा है, ठीक। क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब क्या है बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपने जितना भी टॉपिक पढ़ा है एक दूसरे से क्वेश्चन रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं रिलेट कर पा रहे हो। जैसे कुछ भी क्वेश्चन आपको दे दें, है ना, अब मैं पूछ लूं कि अगर मैं पूछूं कि एक क्वेश्चन ऐसे मैंने बोल दिया, ओरली में बोल रहा हूं, फटाफट बताना। जैसे मैं बोलूं एक ओरली बोल दूं क्वेश्चन कि बताइए कि जैसे मैंने बोला कि हमारे पास 36 ग्राम वाटर है, बताइए उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। 36 ग्राम वाटर है, कितने इलेक्ट्रॉन है, सिंपल। इलेक्ट्रॉन कितने हैं पहले चेक करते हैं। 36 ग्राम वाटर हो गया ना, मोल कितना निकला, मोल कितना निकला 2, मोल कितना निकला 2, और नंबर कितना हो गया, मॉलिक्यूल कितना हो गया 2 इंटू Na, कितना हो गया 2 इंटू में Na, ये हो गया कि नहीं हो गया, 2 इंटू में Na हो गया, बराबर समझ पा रहे हो कि नहीं। और एक H2O मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 10 होते हैं, 8 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन के 2 हाइड्रोजन के 10 होते हैं कि नहीं। तो हमारे पास 2 Na तो मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल में अगर 10 हैं तो क्या बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 20 Na, 20 नहीं हो सकता है, सिंपल बात है कि नहीं है। ऐसे एक एक स्टेप को सॉल्व करते जाओगे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन तुम ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके के अगर मैं एकदम सिंपल बोल दूं, मैंने बोला कि 12 ग्राम मेरे पास कार्बन है, सुनो ध्यान से, 12 ग्राम कार्बन है, मैंने बोला 12 ग्राम कार्बन है, तो इसका सम टोटल बताइए। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, सम टोटल ऑफ क्या, सम टोटल ऑफ क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, तीनों बता दीजिए। सर पहला काम तो क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे क्या, नो सर, पहले मोल निकालिए, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उसमें निकालिए। सर कार्बन के अंदर ये पता है एक कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, और कितने प्रोटॉन 6 प्रोटॉन, और कितने न्यूट्रॉन सर 6 न्यूट्रॉन, इतना ही होता है कि नहीं होता है। सर 12 ग्राम है, 12 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर ले। सर मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल इज इक्वल टू क्या होगा, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है कि नहीं होता है। सर वेट कितना दे रखा है 12 ग्राम, और अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट कितना है, सॉरी एटॉमिक वेट कितना है इसका, एटॉमिक होगा ना, तो 6 होगा, 12 ही होगा कि नहीं, बोलो कितना होगा, ये एटॉमिक वेट हो गया, और ये कितना हो गया 12, तो 12 अपॉन में 12 कितना हो गया 1, कितना मोल हो गया 1 मोल। अब बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ कितने होंगे एटम, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 1 इंटू में Na, क्या यही होगा कि नहीं होगा, 1 इंटू में Na होगा, पक्का ना, 1 इंटू में Na होगा। तो 1 इंटू में अगर Na है तो बताइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना होगा। सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक मॉलिक्यूल में कितना होता है सर 6 + 6 और +6, क्या 18 होता है कि नहीं होता है। तो बताइए 12 ग्राम में कितना होगा सर 18 इंटू में 1 इंटू में Na, क्या बराबर है कि नहीं बराबर है, यही तो आएगा। बताओ सम टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 18 इंटू में Na, कहां पे इन 12 ग्राम कार्बन, बराबर है कि नहीं बराबर है। अगर एक एटम में पूछता तो सिर्फ 18 होता, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता तो 18 मोल आता, अगर नंबर ऑफ पूछा है तो 18 इंटू में Na आएगा। ये थोड़ी सी और प्रैक्टिस करना, आराम से आने लगेगा चीजें, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा, ये सारे टॉपिक आ गए हैं, मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं क्या क्या टॉपिक हमने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। सुनो देखो, हमने आपको इंपेरिकल फार्मूला सिखा दिया, बताएं बेटा, हमने आपको क्या सिखा दिया, इंपेरिकल फार्मूला सिखा दिया है, हमने आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला सिखा दिया है, हमने आपको डेंसिटी भी सिखा दी है, हमने आपको वेपर डेंसिटी भी सिखा दी, पूरा रिवाइज हो चुका है टॉपिक को, ठीक। हमने इससे पहले आपको कौन कौन से टॉपिक सिखा दिया है, हमने कैलकुलेशन ऑफ मोल सिखा दिया, क्या सिखा दिया है, कैलकुलेशन ऑफ मोल, ठीक, कैलकुलेशन ऑफ मोल मैंने सिखा रखा है आपको, कैलकुलेशन ऑफ मोल मैंने सिखा दिया है। दूसरा मैंने आपको क्या सिखा रखा है, हमने एटॉमिक मास और मोलर मास क्या होता है ये भी सिखा रखा है, एटॉमिक मास एंड मोलर मास क्या है ये भी सिखा रखा है आपको, है ना। और क्या मैंने सिखा रखा है आपको,
तीसरा टॉपिक मैंने आपको क्या सिखा दिया था बेटा कल? हाँ, परसेंटेज कंपोजिशन सिखा दिया है, परसेंटेज कंपोजिशन सिखा दिया है। ठीक, अब ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो मैंने आपको सिखा दिए हैं। अभी हमारे पास में स्टोइकियोमेट्री हम लोग पढ़ा देंगे और फिर उसके बाद में आप लोग बोलेंगे तो हम इसमें एक टॉपिक और है कंसंट्रेशन टर्म्स। अगर चाहोगे तो कंसंट्रेशन टर्म्स भी हम इसी में सिखा देंगे ताकि आपका ये वीक में कंप्लीट हो जाए। अच्छा, इस वीक में हम टेस्ट नहीं लेंगे, टेस्ट हमारा जो होगा वो नेक्स्ट वीक में होगा। मतलब आप ये मान के चलिए कि 26 जनवरी को फ्राइडे, 27 फिर 28 से लगभग ये फरवरी में होगा हमारा पहला टेस्ट। और पहला टेस्ट में जो चैप्टर आएंगे वो कौन से आएंगे? मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स। ठीक, वो तब होंगे जब आपको पूरे इसके कॉन्सेप्ट, पूरे नीट के पीवाईक्यू भी आपको यूट्यूब पे सैटरडे को अवेलेबल हो जाएंगे मोल कॉन्सेप्ट के पूरे। ठीक, ये जो मेरे मॉड्यूल में जो सीक्वेंसली दे रखा है उसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन अवेलेबल होंगे उसके अंदर। ठीक है, उसी सीक्वेंस में अवेलेबल क्वेश्चन आप चाहें तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए या फिर आप उसका सॉल्यूशन भी देख लीजिए। ठीक, उसके बाद में हम लोग अभी आपको बहुत सी सारी चीजें देंगे, ऑनलाइन भी देंगे, आपको टेस्ट के माध्यम से देंगे। मतलब केमिस्ट्री के अंदर कुल मिलाकर के आप अगर जितनी चीजें अभी से भी शुरू कर रहे हैं ना, तो आपके पास में इतना टाइम होगा कि आप 150 पार करने की हिम्मत रखेंगे। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं बस, लेकिन आपको करना पड़ेगा सारे काम। ठीक, आपको काम क्या करना है? आपको काम क्या करना है क्वेश्चंस में? आप पूरे लेक्चर्स को अपने रिवाइज करके रखिए। क्रैश कोर्स में मजा तब आएगा, ये क्रैश कोर्स जो भी है या रिवीजन सीरीज जो भी है, आप मजा तब आएगा जब आप एक बार रिवाइज करके आएंगे। जिसने भी रिवाइज करके आए होगा, जितने भी लोग रिवाइज करके आओगे इस टॉपिक को आज, उनको मजा बहुत आया होगा, वेपर डेंसिटी एक साथ तुरंत आई होगी समझ में। पहला टॉपिक। दूसरा चीज, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के अंदर पहला चीज मैंने क्या बताया कि आप पहले सारे क्वेश्चंस जो आपके नीट पीवाईक्यू दे रखे हैं वो मैं खुद करवा दे रहा हूं। उसके बाद में आपको दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स को सॉल्व करिए। ठीक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, या फिर कह सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो सॉल्व करिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। ठीक, फिर अभी नया पैटर्न जो शुरू हुआ है नीट का और जेई का कि आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस करिए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। ठीक, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस करिए। आपके पास में मॉड्यूल अवेलेबल है, मॉड्यूल के अंदर हमने तीनों चारों चीज सिक्वेंसली डलवा रखा है। एक तो आपको नीट पीवाईक्यू डलवा रखा है क्वेश्चंस में, दूसरा चीज आपको मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी बता रखा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी डलवा रखे हैं काफी 3 एक्सरसाइज में। चौथे एक्सरसाइज में एक्स्ट्रा एज नाम से भी टॉपिक मैंने दे रखा है। एक्स्ट्रा एज में आपके पास क्वेश्चंस क्या क्या है? एक्स्ट्रा एज में आपके पास में जितने भी जेई के क्वेश्चंस हैं वो भी सब दे रखे हैं। ठीक है, फिजिकल्स की मॉड्यूल एक साथ आपको मिल गई है, बाकी आपको नहीं मिली है, वो इस सैटरडे तक आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक, तो आप लोग उस पर प्रैक्टिस करिए और कल के टॉपिक में हम लोग स्टोइकियोमेट्री शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा सा जल्दी हो गया है, नहीं तो ऑफिशियली टाइम तो 4:30 बजे तक था। तो आज मैं इतने पे समाप्त करता हूँ क्लास को। चलें, थैंक यू सो मच एवरीवन।